नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज 17 नवंबर है, यानी कि वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिन उन लोग बच्चों के लिए समर्पित है जो कि समय से पहले पैदा हो गए, यानी कि प्री मैच्योर बेबीज़ की बात कर रहे हैं हम। प्री मैच्योर बेबीज़ क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं और किन कारणों से पैदा होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इनके भविष्य में क्या दिक्कतें आ सकती है, शारीरिक हो या मानसिक हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रवीण खापेकर को, जो कि नागपुर शहर के नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया के मशहूर जाने माने नियोनेटोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। इट वॉज वंडरफुल टू इंट्रोड्यूस यू देयर। सबसे पहले बताइए सर कि वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे, यानी वो बच्चे जो समय से पहले पैदा हो गए हैं, उनके बारे में जो बात कर रहे हैं आज हम, इसको लेकर इनका इंसिडेंस कितना है इंडिया में खासकर, और इनका इन बच्चों पर या माता पिता पर या हेल्थ सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है। भारत में प्रीमैच्योर बच्चे अर्थात समय से पहले बच्चे का जन्म होना एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। यह नवजात शिशु की जो मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। और जो बच्चे बच जाते हैं उनमें जो है आजीवन शारीरिक और मानसिक अक्षमता का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसका इफेक्ट केवल बच्चे तक नहीं रहता, पूरे परिवार पर रहता, पूरे समाज पर रहता, पूरे हेल्थ सिस्टम पर इसका इफेक्ट रहता है। आज भारत में जो है प्रीमैच्योर बच्चों का जो इंसिडेंस है वो तकरीबन 13 से 15% तक है। अर्थात आप देखेंगे डाटा के हिसाब से तो 35 लाख बच्चे प्रीमैच्योर बच्चे जो है पैदा होते हैं हर साल भारत में, और उसमें से जो है 10% बच्चे, तकरीबन 3 लाख बच्चों की जान चली जाती है। कुछ बच्चे जो है जन्म के बाद चले जाते हैं, कुछ बच्चों की 1 महीने में, कुछ बच्चों की पहले साल डेथ हो जाती है। और साथ में ये बच्चों की भविष्य में जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि इनमें जो है इन्फेक्शन और भी बीमारियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। ये काफ़ी प्रीमैच्योर बच्चे जो रहते हैं ये अपनी क्रियाएं समय में नहीं सीख पाते, पढ़ने लिखने सीखने में दिक्कतें आती है। ये जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है। ये सभी बच्चों के साथ होता है, सभी प्रीमैच्योर बच्चों के नहीं, ये साथ? डिपेंड करता है कि बच्चे कितने समय पैदा हुए, उनका वजन कितना था, बहुत सारी बातें इस पर निर्भर करती है। साथ में के शारीरिक विकास में भी दिक्कत आती है। काफ़ी बारे बच्चे जो है बड़े होकर अंडरवेट, मोटापा, बहुत सारी बीमारियों के शिकार भी होते हैं। और इसका जो इफेक्ट जो है माता पिता परिवार पर तो रहता है, इसका समाज पर इफेक्ट रहता है, इसका हेल्थ सिस्टम पर भी पूरा इफेक्ट रहता है। इसलिए हमें जो है हमेशा आप सभी लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि हमें जो है प्रीमैच्योर बच्चों से बचना चाहिए। हम उसे कैसे अवॉइड करते हैं इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हर पेरेंट्स को प्रेगनेंसी के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को ध्यान नहीं रखते और काफ़ी बार बच्चे प्रीमैच्योर पैदा हो जाते हैं, उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं हो जाता है और भविष्य में बहुत सारी उनमें दिक्कतें आती है। इससे पहले कि हम इनके बारे में बात करें और इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर प्रवीण खापेकर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्लिप जरूर देंगे। डॉक्टर प्रवीण खापेकर नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जो पिछले 23 वर्षों से आस्था मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल नागपुर के संस्थापक हैं। उन्होंने आस्था हॉस्पिटल की स्थापना वर्ष 2002 में इस उद्देश्य से की थी कि गंभीर नवजात शिशुओं, विशेष रूप से समय से पहले जन्मे और कम वजन के बच्चों को नई जिंदगी दी जा सके। शुरुआत से ही डॉक्टर खापेकर का प्रयास रहा है कि इलाज केवल आधुनिक और वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आसान, सुलभ और किफायती भी हो, ताकि हर वर्ग का परिवार अपने बच्चों का इलाज बिना आर्थिक बोझ के करा सके। आज 23 वर्षों की इस सेवा यात्रा में उन्होंने 25,000 से अधिक नवजात शिशुओं का सफलतापूर्वक इलाज किया है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही 26 सप्ताह में जन्मे मात्र 490 ग्राम वजन के शिशु को जीवन दान देना, जो विदर्भ में पहली बार संभव हुआ था। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे के इस अवसर पर हम डॉक्टर खापेकर से जानेंगे कि समय से पहले बच्चे क्यों जन्म लेते हैं, जन्म के बाद उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बच्चों के भविष्य में कौन सी चुनौतियां होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम समय से पहले बच्चों के जन्म को कैसे रोक सकते हैं। सर, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की बात जब हम करते हैं तो 37 to 40 वीक्स एक आइडियल
टाइम माना गया है, जेस्टेशन पीरियड। लेकिन कुछ पहले जो पैदा हो जाते हैं उनको हम प्री मैच्योर, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्री मैच्योर कहाँ से शुरू हो जाता है? 25 से 26 से? क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि आपने एक 26 वीक प्री मैच्योर बेबी को आपने, जो कि सिर्फ 490 ग्राम का था, और उसको आपने एक जीवन दान दिया है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? प्री मैच्योरिटी कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी की जो पूरा ड्यूरेशन है वो 40 वीक्स है, 270 डेज है, ठीक है। और जो बच्चे 37 हफ्ते के पहले पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग प्री मैच्योर बच्चे। और उस पर भी 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। एक तो होता है 34 to 37 वीक्स को लेट प्रीटर्म बेबी कहा जाता है, और जो 28 to 30 वीक्स रहते हैं उसे वेरी लो बर्थ वेट कहा जाता है। और जो बच्चे 28 वीक के नीचे पैदा होते हैं उसको हम लोग एस्टिम्ड प्री मैच्योर बच्चे कहते हैं, मतलब बहुत ही प्री मैच्योर, जो पूरी तरीके से अविकसित होते हैं। ऐसे बच्चों में जान जाने खतरा ज़्यादा रहता है और भविष्य में शारीरिक और मानसिक विकलांगता होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। सर, ये प्री मैच्योर बच्चे जो पैदा होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? प्री मैच्योर बच्चे का जो पैदा होने का जो मुख्य कारण, इसकी तरफ सभी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि मदर की एज कम होना, 20 के नीचे एज होना, बहुत ही एडवांस एज में प्रेगनेंसी हो रही, 35 के ऊपर हो रही है। इसका इंसिडेंस इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहा है। मदर बहुत ही अंडरवेट है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत ही कमज़ोर है, मतलब जो है वेट 45 के नीचे, या BMI बॉडी मास इंडेक्स 18 के नीचे है, या फिर मदर बहुत ही ओवर वेट है, उसका BMI 25 के ऊपर है, या तो बहुत ही ज़्यादा ओबेस है, BMI 30 के ऊपर है। 2 प्रेगनेंसी के बीच का गैप अगर 2 साल के नीचे है या फिर 5 साल के ऊपर है तो दोनों कंडीशन में नेक्स्ट जो बच्चा है प्री मैच्योर होने की संभावना ज़्यादा थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। या मदर को जो है पहले से कोई मेडिकल क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे हो गया हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या और कोई बीमारी है, और बिना सोचे समझे प्रेगनेंसी कर रहे हैं। या फिर जो है पहली प्रेगनेंसी में एबॉर्शन हुआ था, 1 बार एबॉर्शन हुआ, 2 बार एबॉर्शन हुआ, पहले ही बच्चे प्री मैच्योर पैदा हुए हैं। या फिर जो है प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ गया मदर का, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही, या डायबिटीज़ हो गया, पानी का लेवल कम है, ग्रोथ बच्चे की नहीं हो पा रही है, या अचानक पानी की झिल्ली फट गई, अचानक ब्लीडिंग हो गई, जुड़वा प्रेगनेंसी, इसमें जो है प्री मैच्योर होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। साथ में मदर की जो है मदर या फादर की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, मदर किस तरह का नशा करती है, स्मोकिंग करती है, एल्कोहलिज्म करती है, जो कि आजकल हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मदर बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन है, मदर फादर के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। तो यह सब कारण होते हैं प्री मैच्योरिटी के। तो ऐसे कोई भी कारण दिखते हैं तो हो सकता है कि आपके प्रेगनेंसी प्री मैच्योर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेरेंट्स इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। सर, आजकल देखने में आया कि जो ट्विन प्रेगनेंसीज है इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या परिणाम हो सकता है, नंबर 1, और नंबर 2, ऐसे में क्या माँ बाप को इससे बचना चाहिए? आपने सही सवाल पूछा। जुड़वा प्रेगनेंसी का इंसिडेंस इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। इसका जो कारण है मेन तो इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ते जा रही है, और बहुत सारी प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा हो रही है। और जब तक मदर की एज जो है 35 के ऊपर चली जाती है तो अधिकतर पेरेंट्स यह सोचते हैं कि हम 2 बच्चे एक साथ कर लेते हैं, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, पर ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, 70 to 80% केसेस में यह देखने में आ रहा है कि अधिकतर बच्चे जो समय से पहले 36 हफ्ते के पहले पैदा हो जाते हैं। साथ में काफ़ी बार होता है कि मदर के एडवांस सेंस है, मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो दोनों बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती। एक बच्चे का वजन ज़्यादा हो जाता है, कभी 2 किलो निकलता है, एक बच्चे का वजन 1.5 किलो निकलता है, मतलब मैच्योरिटी के हिसाब से उसकी ग्रोथ बराबर नहीं करती, जिसे कहते हैं IGR ग्रोथ बेबी। साथ में ऐसे बच्चे को जो है पैदा होने के बाद NICU केयर की ज़रूरत पड़ती है। इन बच्चों की जान जाने का भी खतरा रहता है। भविष्य में इसमें बहुत सारी जो है मानसिक और शारीरिक विकलांगता होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो जहाँ तक हो सके हमें ट्विन प्रेगनेंसी से बचना चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा प्रेगनेंसी करा रहे हो तो अपने डॉक्टर से बोलेगा कि सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र करें जिससे ट्विंस ना हो। या नंबर 2, अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से पूछेगा कि कंटिन्यू करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर आप में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, प्रीमेच्योर होने की संभावना है, तो आप ट्विन प्रेगनेंसी को जो है एक प्रेगनेंसी में डिक्लाइन कर सकते हैं, सिंगल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा मुझे ट्विन प्रेगनेंसी से अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि एक बच्चा पैदा हो, स्वस्थ बच्चा पैदा हो, पूरे से बच्चा पैदा हो। सर, ये तो हो गया अपना IVF की बात की, लेकिन नेचुरली अगर ये कंसीव करते हैं और ट्विंस हो रहे तो वहाँ क्या कोई डेंजर नहीं रहता? नहीं, नेचुरली कंसीव करने में भी डेंजर रहता है।
ये डेंजर सबके साथ बना हुआ है, डिपेंड करते हैं कि मदर की हेल्थ कैसी है, एज कैसा है। तो उस समय भी अपने को ये पूछना है डॉक्टर से कि क्या ट्विन प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। काफ़ी बार मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनकी हाल ही में भी शादी हुई, 1 साल बाद प्रेगनेंसी हुई, ट्विंस बच्चे हो गए और बाद में पता चला कि 7 महीने बाद दोनों बच्चे कमज़ोर पैदा हो गए। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बाद में हम दोनों बच्चे को सर्वाइव कर लेते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग उसका प्रॉब्लम रहता है। इससे अच्छा अपने डॉक्टर से पूछेगा कि अगर आपकी जस्ट मैरिज हुई है और अभी ट्विंस प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर से पूछेगा कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना ठीक रहेगा। यहाँ पर हम एक बच्चे को रिड्यूस कर सकते हैं, एक बच्चा पैदा करो, बाद में फिर आप 2-3 साल के बाद दूसरा बच्चा ही पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि अगर वही मदर जो है पहली प्रेगनेंसी में ट्विंस कर रही है, जस्ट मैरिज हुई, तो बाद में बच्चे की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो प्री मैच्योर बेबीज जो पैदा होते हैं, इनके लाइफ में आगे चलकर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि शारीरिक कहिए, मानसिक कहिए, जो विकलांगता की तरफ उनको लेके जाता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जन्म के बाद इनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिशु कितने समय पैदा हुआ है। बच्चा जितना जल्दी पैदा होगा उतने उसके आर्गन अविकसित रहते हैं, उसकी कार्य प्रणाली उतनी ही कमज़ोर रहती है। और जन्म के बाद ऐसे बच्चे को जो है, क्योंकि इसके अंग विकसित नहीं होते, इनका जो है ब्रेन, फेफड़े, हार्ट, लीवर, पेट का सिस्टम, आँखें, किडनी, सभी आर्गन पूरी तरीके से विकसित होते हैं। तो जन्म के बाद ऐसे बच्चे को जो है पैदा होने के बाद सांस लेने में तकलीफ आती है कई बार, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर में रखना पड़ता है। इन बच्चों में जो है दूध पिलाने में दिक्कत, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कमज़ोर रहता है। साथ में इन बच्चे को जॉइंटिस, इन्फेक्शन, काफ़ी बार जो है ब्रेन में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना, आँखों में रेटिना का डेवलपमेंट होता है, इसलिए रेटिना की दिक्कतें आती है और भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो शिशु जितना जल्दी पैदा होता है उतना ही कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उतनी ही जान जाने का भी खतरा रहता है और भविष्य में शारीरिक और मानसिक विकास में दिक्कतें आती है ऐसे बच्चों में। अगर हम देखेंगे कि इन बच्चों के भविष्य में शारीरिक और मानसिक विकास में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा कितने हफ्ते में पैदा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, जितने जल्दी पैदा होता है, जैसे 28 वीक के पहले पैदा होता है, इसे बहुत ही एक्सट्रीम प्रीमैच्योर पैदा करते हैं। या बच्चे का जन्म के समय वजन कितना था, माँ के पेट के अंदर बच्चे की ग्रोथ कैसे हुई है, बच्चे को जन्म के बाद कैसे नाइट्रोजन केयर मिली है, बच्चे को कैसा न्यूट्रिशन दिया गया, इन सब बातों के ऊपर निर्भर रहता है कि बच्चे में लॉन्ग टर्म क्या क्या इफेक्ट आएंगे, उनके शारीरिक और मानसिक विकास में क्या दिक्कतें आएगी। जनरली ऐसे बच्चों में जो है ब्रेन के डेवलपमेंट दिक्कतें आती है। ये बच्चे जो अपनी क्रियाएं समय पर नहीं सीख पाते, जैसे कि गर्दन संभालना, बैठना, चलना, कई बार बहुत ही लेट सीख पाते हैं। साथ में इन्हें बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, कुछ बच्चों में ऑटिज्म जैसी समस्या भी रहती है। साथ में जो है ये बच्चों में जो है पढ़ने, लिखने, सीखने की क्षमता कम रहती है। ये जो इनमें कॉन्फिडेंस कम होने की संभावना, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर नहीं रहते हैं। इनके शारीरिक विकास में क्या क्या दिक्कतें आती है, तो काफ़ी बार बच्चे बहुत ही अगर कम वजन के पैदा होते, बिल्कुल थीन बिल्ड रहते हैं, अंडर वेट रहते हैं। इनमें मोटापा होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली जो बच्चे IUGR है। काफ़ी बार इन बच्चों की हाइट कम हो जाती है। अगर काफ़ी बार आप देखोगे 2 जुड़वा बच्चे, तो उनमें एक बच्चों की हाइट कम, एक बच्चों की हाइट ज़्यादा, ये होने की भी संभावना इनमें ज़्यादा रहती है। साथ में ये बच्चे जो है बड़े होकर नॉन कम्युनिकेबल बीमारी के होने की संभावना इन्हें बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो आप मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट एंड किडनी की बीमारियाँ, हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस, आस्थमा, यह सब बीमारी इन बच्चों में होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। सर, जैसे अभी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती स्त्री है, वो पीरियडिक चेकअप्स के लिए जाती रहती है अपने डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो उस समय उनको पता चलता है कि प्री मैच्योर बेबी पैदा होने की संभावना है। तो इन हालतों में माता पिता ने क्या करना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि काफ़ी बार पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे की डिलीवरी किस तरीके हो जाएगी, बच्चे को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिस्क है ना, वो बच्चे को है, माँ को रिस्क नहीं रहता है। तो हर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि डिलीवरी के पहले बच्चे के इलाज के लिए जो है पूरा मार्गदर्शन लेना चाहिए कि बच्चा कितने समय पैदा होने वाला है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बच्चे के इलाज के लिए कितना समय लगेगा, उसकी बचने की संभावना कितनी है, क्या भविष्य में उसमें शारीरिक और मानसिक विकास में दिक्कतें आएगी, उसमें कितना खर्चा आएगा। इन सब बातों की जानकारी जरूर लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि डिलीवरी के पहले जो है माँ को एक स्टेरॉइड की इंजेक्शन दी जाती है, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन दी जाती है, जिससे जो बच्चे के फेफड़े अच्छी तरीके से विकसित हो जाए और जन्म के बाद सांस में दिक्कत ना हो।
इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ NICU केयर उसको कैसे मिलती है, उसके ऊपर उसका आउटकम डिपेंड रहता है। तो हमें ऐसी जगह इलाज कराना चाहिए जहाँ माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे जन्म के बाद ही शिशु को तुरंत NICU केयर मिल जाए, जो शिशु की जो प्रॉब्लम थी वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, शिशु को जो है माँ का दूध मिल जाए, माँ और बेबी के बीच में एक अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। तो इससे क्या होता है कि एक शिशु का जो है ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छे से जाती है और लॉन्ग टर्म जो है शारीरिक और मानसिक विकलांगता होने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। इस बात का हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा जो है डिलीवरी के पहले बच्चे के इलाज के लिए पूरा मार्गदर्शन है, जहाँ आप इलाज कराना चाहते हैं वहाँ पर जाके पूरी जानकारी जरूर लीजिएगा। सर, जनरली जो प्रीमेच्योर बेबी की बात कर रहे हैं हम लोग, और प्रीमेच्योर बेबी जब पैदा हो तो उसको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है, तो वहाँ NICU में किस किस्म का क्या केयर मिलना चाहिए उस बच्चे को ताकि आगे चलकर विकलांगता न हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो? तो जैसे आपने ये सवाल पूछा, यहाँ पर मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को मशीन में रख देंगे और बच्चे का इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। मशीन जो यूज़ करते हैं, जो भी वेंटिलेटर, वार्मर जो सिस्टम करते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम, वो बच्चे के जो है सपोर्टिव केयर देता है अपने। यहाँ पर आपको बच्चे की कैसे केयर की गई है, बच्चे की जो प्रॉब्लम थी जन्म के बाद उसको कैसे जितने जल्दी से जल्दी ठीक किया गया है, उसकी कैसी केयर की गई है, उसको कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचाया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको कैसे न्यूट्रिशन दिया गया है, उसको कितने जल्दी से जल्दी न्यूट्रिशन दिया गया है, बच्चे का वजन कितने जल्दी बढ़ना चालू हुआ, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है। इन सब बातों के ऊपर बच्चे का आउटकम डिपेंड करता है। तो जैसे हमारे यहाँ जो NICU की पॉलिसी है, हम इसमें जो है नॉन इंटरवेंशन करते हैं, बहुत ही कम से कम इंटरवेंशन करते हैं। मतलब इंटरवेंशन का अर्थ है कि बच्चे के शरीर की एंट्री, बच्चे के शरीर के अंदर एंट्री, तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है। हम जो है वेंटिलेटर का कम से कम प्रयोग करते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चा कितने जल्दी वेंटिलेटर से निकल जाए। फिर हम जो है न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, एग्रेसिव न्यूट्रिशन पॉलिसी। मतलब हम चाहते हैं बच्चे को जल्दी से जल्दी दूध दिया जाता है, इससे बच्चे की जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत से NICU में अनदेखा किया जाता है कि पेरेंट्स का, मदर फादर का NICU केयर में उसको कैसे इन्वॉल्व करने का है। बच्चे को यहाँ पर मदर को जो है फीडिंग के लिए इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे की केयर कैसे करने की उसके ऊपर इन्वॉल्व करते हैं। साथ में जो है मदर को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे मदर और बेबी के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग हो और बाद में दिक्कतें ना आए। कंगारू मदर केयर, ये सब जो है NICU केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। तो इस तरीके से अगर बच्चे को हम NICU में केयर करते हैं तो इससे जो है बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होती है और भविष्य में जो शारीरिक और मानसिक विकलांगता होने की संभावना भी कम रहती है। इस बात का हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जी सर, अभी जो सवाल पूछूंगा आपको, मेरे ख्याल से दर्शक भी उसकी राह देख रहे होंगे इस सवाल का, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्ट। तो जैसे प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पैदा होने से लेकर उनके डिस्चार्ज तक जो खर्चा आता है वो ऑन एन एवरेज कितना होता है, नंबर 1। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे बड़े शहरों में 10, 15, 20 लाख तक खर्चा हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना है। आजकल बड़े शहरों में जो मेट्रो सर्विस का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। यह डिपेंड भी करता है कि बच्चा जो है कितने हफ्ते में पैदा, बच्चा जितने जल्दी पैदा होता है उतने जल्दी उसको केयर ज़्यादा लगती है NICU में। बच्चे का जन्म के समय वजन कितना था, उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, जन्म के बाद बच्चे को सांस की तकलीफ थी या और कोई आँखों में प्रॉब्लम आ गई या फिर पेट की समस्या है या और भी जो प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट डिसाइड रहती है कि क्या कॉस्ट लगने वाली है। लेकिन कॉस्ट फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बच्चे की आपके NICU में केयर कैसी हुई है और उसको कितने ड्यूरेशन में ठीक किया गया है। अगर बच्चे को आप अच्छी NICU केयर प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी NICU केयर प्रोवाइड करें, जैसे कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया, जैसे उसकी सांस की प्रॉब्लम है उसको 2-3 दिन में ठीक हो गई। फिर जो है बच्चे को हम लोग जो है कितना कम इंटरवेंशन करते हैं, जितना कम इंटरवेंशन करेंगे, जितना कम मेडिसिन देंगे, कॉस्ट जो है और भी कम हो जाएगी। उसके बाद बच्चे को हम कितना जल्दी न्यूट्रिशन देते हैं, जितना अच्छे से हम न्यूट्रिशन देंगे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से जाएगा। बच्चा एक बार अगर फीडिंग में आ गया तो फिर कॉस्ट कटिंग हो जाती है। फिर बच्चे का ड्यूरेशन ऑफ NICU कितना है, अगर जो है मान लो 1-1.5 किलो का बच्चा है, वो 15 दिन में ठीक हो जाता है, 20 दिन में ठीक हो जाता है। अगर उसी बच्चे को ठीक होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लग रहा है या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। साथ में जो है बच्चे को हम माँ का दूध देते हैं,
और माँ का दूध अच्छे से आ रहा है, हम अच्छे से उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है दूध की भी कॉस्ट कम हो जाती है। तो कॉस्ट इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एनआईसीयू केयर कैसे है, बच्चे की प्रॉब्लम को कितने जल्दी ठीक किया गया है, बच्चे को कम से कम इंटरवेंशन किया गया है, कम से कम मेडिसिन दिया गया है, तो यहाँ पर जो है कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए जो है हर पेरेंट्स को फिर प्री मैच्योर बच्चों का इलाज कराने के लिए कितनी कॉस्ट लगे उसके पहले से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ एनआईसीयू केयर अच्छी हो, ड्यूरेशन ऑफ एनआईसीयू कम हो, कम से कम इंटरवेंशन, कम से कम मेडिसिन का प्रयोग किया गया हो, तो जो यहाँ पर जो है कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी, ये तो हो गया बड़े शहरों की बात, 10, 15, 20 लाख की बात की मैंने। लेकिन जैसे एक बी टाउन, सी टाउन सिटीज़ है, तो यहाँ पर एक मिनिमम कॉस्ट क्या आ सकता है और मैक्सिमम कॉस्ट क्या आ सकता है? मिनिमम कॉस्ट डिपेंड करता है कि मैच्योरिटी के ऊपर। जैसे आपका बच्चा 28 वीक के नीचे है, 28 तो जनरली कॉस्ट जो है 4-5-6 लाख में हो जाता है। फिर आपका बच्चा 20 to 30 वीक में है तो कॉस्ट 2-3 लाख तक भी हो जाती है। फिर आपका बच्चा 32 वीक के ऊपर है तो कॉस्ट आपकी जो है और भी कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितना है, ड्यूरेशन कितना है, कॉस्ट कितना और कैसी क्वालिटी, वीक्स कितने हो गए उसके ऊपर, कितने वीक्स, कैसी एनआईसीयू में सर्विसेज दी गई है, ड्यूरेशन कितना है, कैसे मदर को इन्वॉल्व किया है, मदर का फीडिंग देने के लिए, बहुत सारी चीज़ों पर कॉस्ट निर्भर करता है। कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचाया हुआ है बच्चे को, तो इन सब बातों के ऊपर भी सब जो चीज़ें निर्भर करती है। लेट अस अज्यूम कि बच्चा ठीक हो गया है, नाउ ही इज फिट टू गो बैक होम वगैरह, तो उस समय डिस्चार्ज करते समय किन बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए? माँ बाप ने क्या एडवाइस लेनी चाहिए डॉक्टरों से, नंबर 1, और घर जाके उसको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ये भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जब अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर मेरे पास ओपीडी में आते हैं तो मैंने देखा है कि काफ़ी बार बच्चे मदर को यह भी नहीं पता रहता कि फीडिंग कैसे करानी, कैसे फीडिंग देने का है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। डिस्चार्ज के समय आपके बच्चे का जो वेट कम से कम एटलीस्ट 1.6-1.7 के के ऊपर हो, उसका तापमान स्थिर हो, ब्रीदिंग अच्छी हो और दूध अच्छे से पिए। आप डिस्चार्ज के समय ये निश्चित कर लीजिएगा कि बच्चे को फीडिंग कैसे कराना है। क्या आपका बच्चा डायरेक्ट फीडिंग कर रहा है? अगर डायरेक्ट फीडिंग नहीं कराना है तो फिर आपका दूध निकाल के कैसे पिलाना, आपका दूध नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में कैसे दूध पिलाने का है, बच्चे को दिन भर में कितना दूध देना चाहिए, बच्चे का वजन कितना बढ़ना चाहिए, क्या उसमें डेंजर साइन होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि बच्चे को जो है कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई है। ये सब बातें की जानकारी पूरी तरीके से लेना चाहिए। बच्चों की कोई जाँचें पेंडिंग है क्या, आँखों की जाँच या कानों की जाँच या कोई जाँच पेंडिंग है क्या, ये सब चीज़ें डिस्चार्ज के समय सब बातों की पूरी जानकारी लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा और घर जाने के बाद यह भी ध्यान रखिएगा कि बच्चे की ग्रोथ बराबर हो रही कि नहीं, बराबर फिटिंग दे रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को इग्नोर करते हैं और काफ़ी बार हमारे पास डिस्चार्ज के बाद 15 से 20-25 दिन के बाद आते हैं और बच्चा एकदम कमज़ोर हो जाता है, उसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी प्रीमेच्योर बच्चे जो पैदा हो गए उसके बाद घर चले गए, तो फर्स्ट 2 इयर्स किस किस्म का ध्यान रखना चाहिए, उन पर किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और इससे उनको किस बात को प्रिकॉशन देना चाहिए? पेरेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी बार बच्चे जो है प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती रहते हैं और उसके बाद पहले 2 साल तक उसकी केयर बिल्कुल नहीं करते। ध्यान रखिए, जन्म के बाद पहले 2 साल में आपके बच्चे का 85% ब्रेन का विकास होता है, 50% फिजिकल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि उनके ब्रेन के और शरीर के विकास को हम बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है बच्चे को जो है सही तरीके से पोषण देने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब जो है पहले 6 महीने तक माँ का दूध, अगर माँ का दूध नहीं तो ऊपर का दूध, तो उसके 6 महीने के बाद बच्चे को सही प्रकार के पोषण, अच्छे से पोषण देना चाहिए जिससे आगे का संपूर्ण विकास हो। बच्चे की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। बच्चे की ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि इसका वेट, हाइट सर्कमफ्रेंस बराबर बढ़ रहा है कि नहीं। बच्चे की क्रियाओं पर ध्यान रखना चाहिए, बच्चे अपनी क्रियाएं समय में सीख रहे कि नहीं। हेड होल्डिंग है, गर्दन संभालना, बैठना, चलना फिरना, बच्चा बराबर सुन रहा है कि नहीं बराबर। बच्चों की जो रेटिना की समय समय पर जांच करने का है, तो यह सब रेगुलर जांच अपने कराने का है। साथ में बच्चे को पूरा टीकाकरण कराना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। काफ़ी बार बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे, स्पेशली जो बच्चे ऊपर के दूध में, और काफ़ी बार इनकी जान जाने का भी खतरा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचा के रखने, इसलिए टीकाकरण लगाइए, हैंड हाइजीन फॉलो करिए। तो यह सब बातें जो है के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। साथ में बच्चों के शरीर में खून की कमी तो नहीं हो रही, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, कैल्शियम कमी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कि काफ़ी बार पेरेंट्स इस बात को इग्नोर करते हैं और 2 साल के बाद हमारे पास आते हैं कि सब बच्चा एकदम कमज़ोर हो गया है, लेकिन आपका जो 2 साल का पीरियड है वो निकल गया है, वो अपॉर्चुनिटी हम खो देते हैं और उसके बाद में बच्चे की ग्रोथ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि प्री मैच्योर बच्चों का जन्म के बाद पहले 2 साल तक उसकी अच्छे से देखभाल करना, अच्छा सा पोषण देने का, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग अच्छे से करने की है।
जिससे बाद में दिक्कतें ना हों। प्रीमेच्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रीमेच्योरिटी का माता पिता पर, परिवार पर, समाज पर क्या असर पड़ता है? यह भी एक बहुत अच्छा सवाल है आपका कि प्रीमैच्योर बच्चे का इफेक्ट केवल बच्चे पर नहीं रहता है, उनका पूरा इफेक्ट माता पिता परिवार पर, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, यह सब प्रभाव पूरा पड़ता है। साथ में इसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम पेरेंट्स पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, तो काफ़ी बार जब पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारा बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होना था, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है। वह सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे को लंबे समय तक NICU में रखना पड़ेगा, वहाँ पर अलग से रखना पड़ेगा, तो ये सोचते हैं कि कैसा बच्चा इतने लंबे समय NICU में रहेगा, फिर उसके बाद तो इसमें कितना खर्चा आएगा। तो काफ़ी बार पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी किसी से बात करने की हिम्मत भी नहीं होती इनमें। माँ को ये गिल्टी फीलिंग होता है कि क्यों बच्चा मुझे प्रीमैच्योर पैदा हो गया, ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से ऐसा बच्चा हो गया। फादर के ऊपर इस बात का प्रभाव रहता है कि इसका इलाज कैसे कराएंगे। साथ में परिवार का भी दबाव रहता है। सामाजिक प्रभाव देखिए तो बहुत ज़्यादा रहता है। काफ़ी बार जो है माँ और बेबी के बीच में जो है बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। काफ़ी बार जो है मदर को जो बच्चे केयर में इन्वॉल्व रहती है, तो माँ और फादर काफ़ी बार सेपरेट रहते हैं। काफ़ी बार उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं, रिश्तों में दरारें आ जाती है। काफ़ी बार उनको परिवार से अच्छे सपोर्ट नहीं मिलता। ये सब चीज़ें मैंने देखी है। काफ़ी बार बच्चा प्रीमैच्योर वजह से बहुत सारे जो परिवार वाले लंबे समय तक आइसोलेशन में रहते हैं, किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं, दूसरों से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चा प्रीमैच्योर हो गया। साथ में अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि कुछ लर्निंग प्रॉब्लम है या अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव, जिससे स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में बच्चे के पेरेंट्स अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट महसूस करते हैं। आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो जो है नंबर 1 NICU में इलाज का खर्चा रहता है, और इनका रिकरेंट खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। काफ़ी बार ऐसे प्रीमैच्योर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता है, तो काफ़ी बार बच्चे की फीडिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो हर महीने 3-4 हज़ार रुपये का उसका खर्चा रहता है। अगर साल में आप कैलकुलेट करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा। बाद में प्रीमैच्योर बच्चे को जो है बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहता है, जिससे बार बार काफ़ी बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। काफ़ी बार ये बच्चों के डेवलपमेंट में इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि बोल नहीं पा रहा है बच्चा, कुछ और देखने की दिक्कतें हैं, या फिर कुछ उसको अटेंशन की प्रॉब्लम है, ऑटिज्म जैसी समस्या है, स्कूलिंग को इशू है, तो बाद में इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, ये सब लगते हैं। और उसमें रिकरेंट खर्चा जो है चलते रहता है, काफ़ी बार खर्चा ज़िंदगी भर चलते रहता है। और साथ में जो है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ केयर पर इसका बर्डन है कि ऐसे प्रीमैच्योर बच्चे को बार बार जो अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनकी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, ये सब जो हेल्थ सिस्टम को भी इसके ऊपर इसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव है वो केवल बच्चे तक नहीं है, पेरेंट्स पर भी है, पूरे परिवार पर है, पूरा समाज पर है, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। काफ़ी सेंसिटिव इशू है, बहुत बड़ा इश्यूज है ये। सर, आज 17 नवंबर है और वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी डे है। इस अवसर पर आप माता पिता को क्या एडवाइस दोगे ताकि फ्यूचर में जो पेरेंटहुड की बात सोच रहे हैं वो लोग इन दिक्कतों से बचें और प्रीमैच्योरिटी को रोक सकें? हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रीमैच्योर बच्चे का इफेक्ट केवल बच्चे पर नहीं है, परिवार पर भी है, समाज पर है, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है, और शायद इसका प्रभाव इसके आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। तो हर पेरेंट्स को जो है प्रीमैच्योर बच्चा ना हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आज के इस भौतिकतावादी युग में एक हमारी जो जीवन शैली में टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, माता पिता दोनों वर्किंग कंडीशंस में हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, इसलिए जो है हर पेरेंट्स को प्रेगनेंसी करने के पहले एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग मार्गदर्शन जरूर कराइएगा कि क्या माता पिता पूरी तरीके से बच्चा करने में फिट है कि नहीं, उनकी जीवन शैली बराबर है कि नहीं, उसे किसी तरीके की बीमारी तो है नहीं। इससे क्या होता है कि प्रीमैच्योर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो आज के इस युग में हर पेरेंट्स को जो अपनी काउंसलिंग जरूर कराना चाहिए। यहाँ पर यह सब चीज़ देखा जाती है कि माता पिता का स्वास्थ्य कैसा है, उनका पोषण कैसा है, उनकी जीवन शैली कैसा है, या उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और कितना % चांसेस है कि प्रीमैच्योर होने का, कितना % चांसेस, ये सब असेसमेंट किया जाता है। और स्पेशली अगर आपकी पहले प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हुई, अबॉर्शन हुआ था, पहला बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ था, या बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट था, या मदर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में बिना सोच समझे प्रेगनेंसी ना करे, फिर से प्रीमैच्योर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नंबर 2, अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, आप अंडरवेट हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, पहले भी प्रीमैच्योर हुआ था, और भी बहुत सारे आपको क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ है,
तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछेगा कि क्या ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या काफ़ी एडवांस है जो प्रेगनेंसी हो रही है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते थे, आपको 3-4 महीने बाद पता चला पहला बच्चा आपका जो है 10-12 साल का है, फिर आप बच्चा कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर पूछेगा कि क्या ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको पता चल गया है कि बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होने वाला है, तो ऐसे समय में आप बच्चे के इलाज के लिए डिलीवरी के पहले ही पूरा मार्गदर्शन जरूर लीजिएगा, जिससे आपको बच्चे का इलाज कराने में दिक्कत हो जाएगी और भविष्य में उसके इलाज कराने में दिक्कत नहीं जाएगी और भविष्य में शारीरिक मानसिक विकास में भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बिना सोच समझे डिलीवरी न कराइएगा, यहाँ पर पूरा मार्गदर्शन लीजिएगा कि कैसे बच्चे का इलाज होगा। अगर आप ये सब करते हो तो इससे क्या होगा, एक तो प्रीमैच्योर बच्चे होने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी, पूरा फुल टर्म बच्चा मिलेगा, हेल्दी बच्चा मिलेगा। और दूसरा, अगर गलती से आपको प्रीमैच्योर बच्चा हो गया है, कभी कभी कुछ ऐसे रीज़न भी रहते हैं, अननोन रीज़न रहते हैं, इडियोपैथिक रीज़न रहते हैं, जिसमें कि प्रीमैच्योर होने की संभावना बनी भी रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आप एक बच्चे को अच्छी NICU केयर दोगे, जिससे बच्चे की जान भी बच जाए और भविष्य में स्वस्थ रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लास्ट एक मैसेज है, सभी पेरेंट्स के लिए मैसेज है। एक तो जो है, प्रेगनेंसी करने के पहले सभी पेरेंट्स अपनी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग जरूर कराएं कि क्या मदर प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरीके से फिट है कि नहीं है, पूरा परिवार पूरा फिट है कि नहीं है। इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की संभावना कम रहती है और प्रीमैच्योर होने की भी संभावना कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एज यूजुअल।